हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन बी, दैट इज केमिस्ट्री सैंपल पेपर डिस्कस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन ए कर लिया था, यानी बायोलॉजी का सैंपल पेपर पूरी तरीके से डिटेल सोल्यूशन डल चुका है चैनल पे। तो आज हमारी बारी आती है केमिस्ट्री सॉल्व करने की। तो जल्दी से वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए एंड 1.5x पे लगा दीजिए, बिकॉज पूरी तरीके से डिटेल सोल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो पूरा साइंस का पेपर है अब डिवाइड हो चुका है इनटू 3 सेक्शंस। नहीं तो पहले पूरी तरीके से अलग ही था हमारा पेपर पैटर्न, राइट। साइंस एज अ होल सब्जेक्ट पूछा जाता था और उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ मिक्स आता था। पर अब पूरा सेक्शन वाइज ऐसा डिवाइड कर दिया है। सेक्शन ए बायोलॉजी का है, सेक्शन बी केमिस्ट्री का है, सेक्शन सी फिजिक्स का है। तो इससे बच्चों को ही अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और वो अपना सब्जेक्ट अच्छे से ये चूज कर सकते हैं और स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पासिंग मार्क्स भी लाने होते हैं, राइट। तो इसलिए वो लोग का कुछ जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है तो आप लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री पहले सॉल्व कर लो, फिर लास्ट में फिजिक्स सॉल्व करो। तो इससे आप लोग अच्छे से मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं एंड आप अच्छे से उसको टाइम भी दे सकते हैं। नहीं तो एक साथ करते हैं ना तो बच्चे खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं और पता नहीं लगता कि क्या करना चाहिए, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेक्शन बी ऑफ द पेपर। आई होप आप सभी के पास अपना पेपर है। सेक्शन बी जो है वो पेज आपके सामने रखिए और 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपरली क्वेश्चन आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन बी, which of the following equations represent redox reaction and what are the values of P and Q in these equation। अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको वैल्यूज ऑफ P एंड Q पूछा है, यानी ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है, राइट। अब ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करेंगे, आप लोग पहले ये रिएक्शन देख लीजिए ध्यान से। ये रिएक्शन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर मैंने डाल दिया है। पूरा रिएक्शन ध्यान से देखिएगा और उसके बाद में आप दिमाग लगाइए कि इसमें एग्जैक्टली क्या पूछा है। इसमें एग्जैक्टली पूछा है कि आपको बैलेंस करना है। क्या करना है बच्चों? बैलेंस करना है। अब ये बैलेंस करना बहुत ही इजी होगा अगर आप लोगों को ना ये पूरा रिएक्शन का एटम्स काउंट करने को आए। अब यहाँ पे क्योंकि ये दोनों के दोनों रिएक्शंस जो है, पहले तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पी एंड क्यू तो फाइंड आउट करना ही है, प्लस आपको ये बोलना है कि ये दोनों में से रेडॉक्स रिएक्शन कौन है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि पी और क्यू आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट। तो पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन है कौन। आपको लगता है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन यानी क्या। रेडॉक्स रिएक्शन इज एनीथिंग जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो, ये राइट। रेडॉक्स रिएक्शन यानी क्या? रेडॉक्स यानी दो चीजों से ये होता है। एक तो इसमें ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दूसरा इसमें रिडक्शन भी होना चाहिए। अब रिडक्शन यानी क्या? रिडक्शन यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये हो जाएगा रिडक्शन, करेक्ट। ऑक्सीडेशन की मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन यानी क्या? ऑक्सीडेशन यानी क्या? ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम कहेंगे बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्योंकि हमारे स्क्रीन पर ऑलरेडी गिवन है ये वाला जो रिएक्शन, इसमें हम ध्यान से देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आयन के पास ऑक्सीजन था, क्या ये राइट हैंड साइड में जाने के बाद उसका ऑक्सीजन निकल गया है? चेक करते हैं। ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पर हम देख सकते हैं आयन के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं रहा, राइट। तो इसमें क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिडक्शन, करेक्ट। अब एल्यूमिनियम पे आते हैं। एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, राइट हैंड साइड में जाने के बाद इसके पास आ गया है ऑक्सीजन, यानी दिस इज ऑक्सीडेशन, करेक्ट। तो एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कौन सा हुआ बच्चों? ये हुआ हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सा हुआ? रेडॉक्स रिएक्शन। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाइए, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ब्यूटेन है, ये कौन सा फॉर्मूला है? ब्यूटेन का है। ये ब्यूटेन में ऑक्सीजन डाला है, ये कंबशन रिएक्शन भी है एंड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल रहा है हम लोग को।
अब इसमें हम देख सकते हैं ये जो कार्बन है, ये कार्बन के पास लेफ्ट हैंड साइड के में कोई ऑक्सीजन नहीं था, राइट हैंड साइड में जाने के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाके इसको हाइड्रोजन मिल गया, यानी ये क्या हो गया, ये तो हो गया रिडक्शन। सो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें हुआ रिडक्शन। So this reaction is also an example of redox reaction. So इसका मतलब है कि दोनों के दोनों रिएक्शंस क्या है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। सो बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 आर रेडॉक्स, यानी बी या तो डी में से हमारा ऑप्शन रहेगा, ये दोनों में से ऑप्शन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हमें एलिमिनेट करना है जो भी ऑप्शंस नहीं है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको पी और क्यू आइडेंटिफाई करने हैं। अब पी और क्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पी यानी दिस एंड क्यू यानी दिस। मैं पूरा रब कर लेती हूँ, इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए पूरा क्लियर हो गया। ये जो P और Q है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एटम्स काउंट करने होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग P का देख सकते हैं और Q का देख सकते हैं। ये Q पहले सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज देखो देयर इज नो पॉइंट इन आइडेंटिफाइंग P, बिकॉज ये दोनों में P तो 2 ही है, तो P में मेहनत क्यों ही करना है हमको, हम लोग डायरेक्ट Q निकालेंगे तो भी हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि Q में 4 एंड 10 का डिफरेंस है। देखते हैं Q, डायरेक्ट ये रिएक्शन में आ जाइए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन में Q है, राइट, तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे तो इसमें 20 है, ये 10 और इंटू 2, तो यानी 20 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में अभी तक तो 2 ही है, हमको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। सो 10 2 ज़ा 20, करेक्ट। सो Q शुड बी 10, यानी इसका आंसर होता है बेटा ऑप्शन डी। समझ में आ रही है बात? हाउ डू वी लुक फॉर ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे। सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, एंड मैंने एनालिसिस किया तो उससे केमिस्ट्री कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है इस पर्टिकुलर सैंपल पेपर में। तो अगर आपको लगता है कि मैम मुझे तो नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें कोई भी टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। सारे जो क्वेश्चंस होते हैं सैंपल पेपर में, ये ज्यादातर की डिफिकल्टी वो लोग देते हैं, पर सेम लेवल आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, दैट इज माय गारंटी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो कम ही लेवल का पूछेंगे, इतने हाई लेवल का नहीं पूछेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग एकदम लाइटली लेना शुरू कर दे, ये सबसे हम लोग को समझना है कि कॉम्पिटेंसी किस तरीके से पूछा जा सकता है। बट जितना कॉम्प्लेक्स भाषा, जितना घुमा फिरा के पूछा है हर एक क्वेश्चन में, उतना तो वो नहीं पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में। बट यस, टॉपिक विल बी द सेम। अगर ये पीएच के ऊपर है तो टॉपिक पीएच के ऊपर आ सकता है, थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज, बट यस आ सकता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं है कि मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, पूरे पेपर में मैं तो ब्लैंक हो गई, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। 4 statements about the reactions of oxides with dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide are listed। ठीक है, अब इसमें से आपको पहचानना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा ये हमको देखना है। चलिए देखेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide। अब aluminium oxide is an amphoteric oxide, yes or no? Amphoteric oxides are those oxides जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग खुद ही एसिड और बेस जैसा बिहेव करते हैं। अगर उसको बेस के साथ रिएक्ट करना है तो वो खुद एसिड जैसे बिहेव करता है, अगर उसको एसिड के साथ करना है तो वो बेस बन जाता है, तो यानी वो इंटरचेंज कर लेता है। एंड इसमें हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में हम लोग 2 एग्जांपल्स लिखते हैं। एवरीवन गिव मी एग्जांपल्स इन द चैट बॉक्स। 2 एग्जांपल्स, और आपको याद भी है, बताइए 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, ये एसिड एंड बेस दोनों जैसे बिहेव करते हैं। यानी ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड लिखते हैं हम, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देख लीजिए,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। सॉरी, ये तो गलत हो गया। यस, दिस इज द ऑप्शन। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो करेक्ट है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ते हैं एम्फोटेरिक में। दूसरा ऑप्शन जिंक ऑक्साइड का हम देख सकते हैं, ये HCl के साथ रिएक्ट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट, यानी हमें मिल चुके हैं दो करेक्ट स्टेटमेंट्स, दैट इज 1 and 3, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है एंड सल्फर डाइऑक्साइड इट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड, राइट। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, और अगर वो खुद एक बेस है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ। यस और नो? क्योंकि खुद ही बेस है तो वो क्यों दूसरे कोई बेस के साथ रिएक्ट करेगा? तो इसका मतलब है ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये HCl के साथ तो कर लेगा पर NaOH के साथ नहीं करेगा, बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटालिक ऑक्साइड। सारे बच्चे अपने नोटबुक में लिख दीजिए कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सवाल था ये। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब नॉन मेटालिक में क्या क्या आ गया? फॉस्फोरस का ऑक्साइड हो गया, सल्फर का ऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन का ऑक्साइड हो गया, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है, तो वो डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है, मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। तो ये सब ऑक्साइड का फैमिली जो नॉन मेटल है वो एसिडिक इन नेचर रहेगा। एंड जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स है जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड वो तो एम्फोटेरिक है, छोड़ो उसको। कैल्शियम का हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या कॉपर ऑक्साइड हो गया, या मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये सब जो है ना ऑक्साइड्स, या सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब जो ऑक्साइड्स है ये एकदम बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ HCl के साथ रिएक्ट करेंगे यानी एसिड के साथ, और ये सिर्फ और सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करेंगे क्योंकि ये खुद ही एसिड जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो जो हमको ऑप्शन में दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या रहेगा? एसिडिक इन नेचर रहेगा ना। तो इसमें जो बोला है कि ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो हमारा स्टेटमेंट 1 and 3 करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन बी, 1 and 3। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन नेल। अब मैंने जब भी सेशन लिया है ना, मैंने हर टाइम बच्चों को कहा है कि आप लोग आयरन नेल वाला सवाल भूलना मत। आयरन नेल वाला हर एक एक्टिविटी या हर एक सवाल आया हुआ क्वेश्चन है। तो आयरन नेल यानी मैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रही हूँ बच्चों। मैं कौन से रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ? मैं ये वाले रिएक्शन की बात कर रही हूं जिसमें हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं। किसमें डालते हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं। इसमें हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो, एक मिनट मैं रिएक्शन पहले लिख लेती हूँ, FeSO4 और कॉपर अकेला रह जाता है। अब इसमें जो हुआ रिएक्शन, इसमें क्या हुआ है एग्जैक्टली? ये जो आयरन था ये कॉपर को रिप्लेस कर लिया, यानी कॉपर की जगह ले लिया, और यहाँ पे FeSO4 और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। इसमें कलर आपको नोट डाउन करके रखने हैं। दिस इज ग्रीन इन कलर एंड दिस इज ब्लू इन कलर। ये कलर्स आपको भूलने नहीं है, ठीक है। कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर रहता है, FeSO4 फेरस सल्फेट ग्रीन इन कलर होता है। तो जब भी हम लोग आयरन नेल या लोखंड डालते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो थोड़े टाइम के बाद जो कॉपर है ना वो डिपॉजिट होना शुरू कर देता है अराउंड द नेल, दैट इज अ ब्राउन कलर डिपॉजिट।
ठीक है, ब्राउन कलर का डिपॉजिट रहता है ये कॉपर का, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये तो ग्रीन कलर का है, तो ये याद रखना, कलर चेंजेस एंड एवरीथिंग। चलिए क्वेश्चन रीड करेंगे। An iron nail is added to each of the two test tube P and Q containing aqueous copper sulfate and aqueous silver nitrate respectively. Which of the following observation is correct? In test tube P, iron nail is coated with a blue coating and in test tube Q there is no reaction. कौन सा करेक्ट है? अब क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्शन पहले समझ लेते हैं, एक में हम लोग कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं और दूसरे में हम लोग AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम आयन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कॉपर सल्फेट हो कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो, ये दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है, बिकॉज जो आयन है वो कॉपर सल्फेट से भी पावरफुल है यानी रिएक्टिव है, और अगर हम AgNO3 की बात करें, AgNO3 की बात करें तो इससे भी ये स्ट्रॉन्ग है। सिल्वर तो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव रहता है, राइट, तो ये तो आता ही नहीं है, हमको क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि ये आयन रिएक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली ये मोर रिएक्टिव है देन सिल्वर, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों को डिस्प्लेस कर देगा एंड हमको मिलेगा उसका इंडिविजुअल एलिमेंट, यानी यहाँ पर जैसे कॉपर मिला तो यहाँ पर मुझे प्लस Ag मिलेगा, दैट इज सिल्वर। तो जो आयन है उसके ऊपर इसके साथ करेंगे रिएक्ट तो सिल्वर का कोटिंग मिलेगा, इसके साथ करेंगे तो रेडिश ब्राउन का कोटिंग मिलेगा, बिकॉज इट इज कॉपर का डिपॉजिट और इसमें सिल्वर का डिपॉजिट है, तो सिल्वर कलर का रहता है, तो इसमें ब्राउन कलर का डिपॉजिट, इसमें सिल्वर कलर का डिपॉजिट। समझ में आ रहा है? चलिए इसमें अभी ऑप्शन रीड करते हैं। इन टेस्ट ट्यूब P आयरन नेल इज कोटेड विद अ ब्लू कोटिंग, नहीं ब्लू कोटिंग तो जरा भी नहीं आएगा। आयरन नेल इज कोटेड विद अ ब्राउन कोटिंग, यस ब्राउन कोटिंग होगा टेस्ट ट्यूब P में, और सिल्वर कोटिंग होगा टेस्ट ट्यूब Q में, यही हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया। AgNO3 के साथ करेगा रिएक्ट तो सिल्वर वाला कोटिंग होगा, अगर CuSO4 के साथ करेगा तो कॉपर वाला डिपॉजिट रहेगा, यानी ब्राउन कोटिंग विल बी देयर, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज एन इंडिकेटर टू डिटेक्ट कि कौन सा एसिड है एंड कौन सा बेस है। इस बारी जो सैंपल पेपर में पूछा गया है दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट का ज्यादा वेटेज दिया गया है, तो हमें लगता है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट तो बहुत हल्का चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हल्का चैप्टर है, हम लोग तो फोकस करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में, तो ये गलत कर दिया, इसलिए हर साल हमको ना ऐसे स्टिक नहीं रहना है कि यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चैप्टर्स होते हैं जो जरा भी छोड़ने नहीं है और ये हमेशा ऐसे रहते ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस हो गया और फिजिक्स में लाइट चैप्टर हो गया, ये दोनों नहीं है रिप्लेसेबल, ये दोनों हमेशा हाईएस्ट ही रहते हैं। पर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कभी भी वो लोग ने फिक्स रखा नहीं है, हमको लगता है कि कार्बन एंड कंपाउंड सबसे ज्यादा हाई वेटेज है या मेटल्स नॉन मेटल्स हाई वेटेज है, पर वो लोग ने कभी भी ऐसे नहीं रखा है केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो केमिस्ट्री में आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, कोई भी 4 चैप्टर्स में से कोई भी एक नंबर 1 पे आ सकता है, तो हमको चारों के चारों चैप्टर्स इक्वली रखने हैं। ओके चलिए यहाँ पर आ जाइए। मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू डाइल्यूट HCl टू एन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो उसने ना मिथाइल ऑरेंज HCl में भी डाला और NaOH में भी डाला। HCl में डालेगा मतलब एसिड में डालेगा तो उसको मिलना चाहिए कौन सा कलर। अब पहले तो आप लोग बेसिक समझ लीजिए मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या है, और जब ये एसिड में जाता है तो क्या होता है और बेस में जाता है तो क्या होता है। अब पहले तो ये समझ लीजिए जो मिथाइल ऑरेंज है ना, ये मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है, नाम से ही समझिए यार मिथाइल ऑरेंज, और क्या चाहिए आपको, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज कौन सी कलर का है, ऑरेंज कलर का है। अब जब ये जाता है एसिड के पास, किधर, एसिड के पास, तो एसिड में ये दिखाएगा लाल कलर, कौन सा कलर, लाल कलर, और बेस में जाएगा तो ये दिखाता है येलो कलर, तो बेस में है येलो कलर एंड एसिड में है लाल कलर, रेड कलर,
ये आपको भूलना नहीं है। तो मिथाइल ऑरेंज में एसिड में जो है वो रेड कलर है, बेस में जो है दैट इज येलो कलर। अब जैसे कि क्वेश्चन में आपको HCl और NaOH का पूछा है, तो HCl विल कम अंडर एसिड एंड NaOH विल कम अंडर बेस। तो HCl में लाल कलर दिखाना चाहिए और बेस यानी NaOH में येलो कलर दिखाना चाहिए। दैट्स इट, हो गया हमारा आंसर। तो इसमें क्या रहेगा आंसर हमारा, एसिड में रेड और सोडियम हाइड्रोक्साइड येलो, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है, रेड और येलो आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substances when dissolved in equal volume of water will have the highest pH value? अगेन एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर सवाल। अब हाईएस्ट पीएच वैल्यू बोला है तो पहले तो पीएच स्केल के बारे में समझ लेते हैं कि यार पीएच स्केल है क्या और किस तरीके से उसका पीएच वैल्यू डिटरमाइन होता है। सबसे पहले तो जो पीएच स्केल है हमारी, ये जो हमारा पीएच स्केल है बच्चों, ये पीएच स्केल स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 14 से। ये देखो बहुत ही बेसिक से समझा रही हूँ, ऐसे बेसिक से कोई नहीं समझाएगा आपको। तो स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड टू 14 एंड बीच में जो रहता है दैट इज 7। अब यहां पर आपको तीन चीजें मिलेगी पीएच स्केल से, एक तो एसिड, दूसरा बेस एंड बीच में जो होता है दैट इज सॉल्ट यानी न्यूट्रल। तो एक होगा एसिडिक, ये होगा न्यूट्रल और ये होगा बेसिक। तो जो पीएच स्केल एकदम, जो पीएच वैल्यू 14 दिखा रहा है, इसका मतलब है दिस इज हाईली हाईली बेसिक, हाईली हाईली बेसिक या एल्कलाइन। और जो 0 की तरफ जा रहा है इसका मतलब है कि इसमें सबसे ज्यादा एसिड है एंड दिस इज न्यूट्रल। अब यहां पर आप लोग एक ट्रेंड देखिएगा कि जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। यानी जितना पीएच वैल्यू उतना एसिडिटी कम, क्योंकि एसिडिटी के लिए आपको पीएच वैल्यू कम रखना पड़ेगा। कि यानी पीएच वैल्यू 1, पीएच वैल्यू 0, पीएच वैल्यू 3, 2, ये सब ज्यादा एसिडिक होते हैं। पर अगर मैं बोलूं कि 14, 13, 10, ये सब पीएच वैल्यू ज्यादा में आ गए। जो जितना ज्यादा पीएच वैल्यू, इसका मतलब है कि वो ज्यादा बेसिक या ज्यादा अल्कलाइन रहेगा, और जितना पीएच वैल्यू कम, इसका मतलब है कि वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। ठीक है, तो यहां में जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीजेस और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीजेस। समझ में आ रही है बात? और बीच में होता है न्यूट्रल दैट इज 7। सो दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट पीएच स्केल। अब आ जाइए यहां पर, which of the following substances when dissolved in equal volume of water has the highest pH value? अब यहाँ पे क्योंकि highest pH value बोला है, highest pH value यानी क्या, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा एसिडिक कि ज्यादा अल्कलाइन, ज्यादा अल्कलाइन, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पीएच वैल्यू बोला है, यानी दिस इज समथिंग विच इज मोर बेसिक। एकदम जो बेसिक रहेगा दैट इज हैविंग हाईएस्ट पीएच वैल्यू। तो ज्यादा पीएच वैल्यू कौन रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड तो पहले ही निकाल दो कि ये दोनों एसिड है यार, एसिड के लिए ज्यादा पीएच वैल्यू नहीं, कम पीएच वैल्यू चाहिए। अब ये दोनों की बात करते हैं, ये दोनों में से आपको क्या लगता है ज्यादा बेसिक कौन है, ज्यादा अल्कलाइन कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? इट इज NaOH। वी नो फॉर श्योर कि NaOH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। जैसे कि HCl कैसे हम लोग एकदम कॉमन बोल देते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड रहता है HCl, वैसे ही NaOH स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, तो यानी आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब ये सेकंड वाला मतलब 22nd क्वेश्चन, when excess of carbon dioxide is passed through lime water। बच्चों लाइम वाटर वाला जो क्वेश्चन है
याद है आपको लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाला, आपको याद ही होगा लाइम वाटर जो मिल्की वाला जो क्वेश्चन है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो इसमें हमको एक कंपाउंड मिलता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है इट इज अ व्हाइट कलर कंपाउंड। ये कौन है? ये है स्लेक्ड लाइम, राइट। ये कौन है? ये है हमारा स्लेक्ड लाइम। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। स्लेक्ड लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ व्हाइट कलर कंपाउंड। ये लाइम वाटर मिल्की बनाने में यूजफुल है। एंड ये जो व्हाइट है दिस इज अ व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी यानी ये है इनसल्यूबल। ये क्या रहता है? इनसल्यूबल, क्योंकि प्रेसिपिटेट है यार। प्रेसिपिटेट तो हमेशा इनसल्यूबल ही रहेंगे, सल्यूबल अगर रहेंगे तो इसको पीपीटी नहीं बुलाएंगे। सही है। तो यहाँ पे पीपीटी बोल रहे, इसका मतलब है कि इट इज इनसल्यूबल इन वाटर। यहाँ पे देख रहे हो वाटर है, तो ये याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड ये होता है इनसल्यूबल। क्या होता है? इनसल्यूबल। ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। आपको ऐसे पानी में लगेगा कि यार ये कौन सा कचरा, व्हाइट कलर का कचरा घूम रहा है, सो दैट इज समथिंग विच इज व्हाइट पीपीटी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। पर अगर आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डालते गए यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया उसके बाद में भी अगर आप फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड डालते ही जा रहे हो तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का पता है क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये टर्न हो जाता है इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है इट इज अ कलरलेस एंड सोल्यूबल कंपाउंड। ये है कलरलेस एंड सोल्यूबल कंपाउंड। इट इज अ कलरलेस एंड सोल्यूबल कंपाउंड। ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। पर ये कब फॉर्म होगा? जब आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड दोगे तो ही ये चीज पॉसिबल है, नहीं तो कैल्शियम कार्बोनेट पे ये रिएक्शन रुक जाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the reaction of aqueous solution of barium chloride with aqueous solution of sodium sulfate। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग को लग ही रहा होगा कि यहाँ पे मैम डबल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। एक तरफ बेरियम क्लोराइड है और दूसरी तरफ सोडियम सल्फेट है। क्या करना है आपको? बस इंटरचेंज करना है यार। ये जो बेरियम है ये सल्फेट के पास चला जाएगा और ये जो सोडियम है ये क्लोराइड के पास चला जाएगा। करेक्ट। तो हमको क्या मिल रहा है? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट ये एक प्रोडक्ट मिल रहा है एंड प्लस सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अब इसमें से बच्चों कौन सोल्यूबल है और कौन इनसोल्यूबल है? ये इनसोल्यूबल है यानी ये है पीपीटी और ये है सोल्यूबल। इसमें जो बच्चों ने क्वेश्चन पूरी तरीके से रीड नहीं किया होगा ये लोग BaSO4 मार्क करके आ जाएंगे, बिकॉज मैम यहाँ पे तो बेरियम सल्फेट मिल रहा है। पर क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखेंगे ना बच्चों तो आपको पूछा है द एक्वेस सोल्यूशन फॉर्म्ड विल बी। एक्वेस सोल्यूशन यानी पानी के साथ किसने डिसॉल्व किया? तो पानी के साथ कौन डिसॉल्व हुआ है बच्चों? इट इज नॉट बेरियम सल्फेट, इट इज NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ध्यान से रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? NaCl। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता ही है कि इनको बेरियम सल्फेट ही लग रहा था, राइट? पर इसका आंसर क्या है? सोडियम क्लोराइड, बिकॉज आपको पूछा नहीं है पीपीटी के बारे में, आपको एक्वेस सोल्यूशन के बारे में पूछा है। यानी पानी के साथ कौन डिसॉल्व हो जाता है? इट इज व्हाट? इट इज NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे।
अब यहाँ पे assertion रीजन पूछा है, चलिए एसर्शन रीजन पढ़ेंगे। अब देखो एसर्शन और रीजन में हमको एक बात याद रखनी है कि एसर्शन को एक स्टेटमेंट कंसीडर करना है और रीजन को दूसरा स्टेटमेंट कंसीडर करना है। तो स्टेटमेंट वाइज अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत ही इजी लगेगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 पहले देख लेते हैं कि ब्यूटेन है, सॉरी ब्यूटीन है, फिर ब्यूटेन है और ये ओके, तो ये है CnH2n, ये CnH2n-2 और ये CnH2n+2, यानी दिस इज ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटाइन एंड दिस इज ब्यूटीन। ये तीनों के तीनों जो है ये अलग अलग फैमिली के हैं। ये अल्केन फैमिली, ये अल्कीन फैमिली, ये अल्काइन फैमिली, ये तीनों के तीनों फैमिलीज ही अलग है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, सब कुछ अलग है, राइट। तो इसमें क्या होगा बच्चों, आर द मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, एकदम गलत, क्योंकि इसमें ये तीनों के तीनों फॉर्मूला ही कह रहे कि ये लोग अलग फैमिली के हैं। एक अल्केन फैमिली, एक अल्कीन फैमिली, एक अल्काइन फैमिली। तो इसमें क्योंकि तीनों के फैमिलीज ही अलग है, होमोलोगस सीरीज अलग है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी असर्शन इज फॉल्स। अब जब आपको पता चल जाए कि असर्शन फॉल्स है तो आपको रीजन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज हमारा एक ही ऑप्शन है जिसमें कह रहा है कि ए इज फॉल्स। नहीं तो तीनों के तीनों ऑप्शंस कह रहे हैं ए इज ट्रू, पर ये सिर्फ एकलौता ऑप्शन है जिसमें लिखा है ए इज फॉल्स। तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इसमें हमको रीजन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following activity is set up in the science lab by the teacher. He clamped an aluminum wire on the stand and fixed a pin to the free end of the wire using wax. अब यहाँ पे आप देखिए डायग्राम देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ना ये रॉड है, ठीक है, ये मेटल रॉड है और इसमें दो तरीके के वायर्स यूज किए, एक में वो लोग ने एल्यूमिनियम वायर यूज किया और दूसरा सिल्वर वायर यूज किया, और बाय द एंड ऑफ द रॉड वो लोग ने एक वैक्स लगाया और वो वैक्स में ऐसे पिन चिपकाई। तो वैक्स जब भी एकदम वो रहता है चिपका तभी वो लोग ऐसे लगा सकते कि स्टिकी रहता है, पर जैसे ही यहाँ से मैंने फायर जलाई, ठीक है, मैंने वैक्स के नीचे फायर नहीं जलाया, मैंने यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं चिपका हुआ वहां पे जलाया, पर थोड़े टाइम के बाद ना वो पिन गिर गई, वैक्स गिर गया, ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन पूछ रहे कि मैंने फायर वहां पे नहीं जलाई, वो वैक्स ऊपर है, वैक्स के नीचे फायर नहीं जलाई है, मैंने ये साइड में फायर जलाई तो भी ये क्यों गिर गया? बिकॉज ऑफ द कंडक्शन, राइट। सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर आप लोग यहां से चीजें जला रहे हो तो वो पूरे के पूरे मेटल में अफेक्ट करेगा, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से हीट दे रहे हो ना तो ये पूरे के पूरे कंडक्टर में जाएगा, right? तो if the teacher replaces aluminum wire by silver wire, will the students observe change? क्या सिल्वर वायर में आपको दिखेगा ये चेंज? ये कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, पर ये टाइम क्या होगा, जल्दी फटाफट से वो पिन गिरेगी, बिकॉज सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम। सिल्वर बहुत जल्दी हीट ले लेता है, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। तो सिल्वर इज वेरी वेरी नाइस, जिससे ये जो रिजल्ट है वो फटाफट आपको दिखेंगे। विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। मेल्ट क्यों ही होगा, क्योंकि अगर आप जितना भी हीट नीचे से दे रहे हो तो भी एल्यूमिनियम वैसा का वैसा ही रहेगा, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड उनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफी हाई होते हैं, ये ऐसे ही मेल्ट नहीं हो सकते हैं, तो वो लोग का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है जिससे वो लोग मेल्ट नहीं हो सकते, नहीं तो फिर हम लोग तो खाना बना ही नहीं पाते। अब हम लोग खाना बना रहे हो वो जो कंटेनर में, मान लो वो ऐसे मेल्ट होना शुरू हो जाए तो हमारा तो कुकिंग तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। कोई भी वेसल, कोई भी कढ़ाई हमारा मेल्ट होता है क्या? हम लोग कितना हीट पे रखते तो भी मेल्ट नहीं होता, क्योंकि वो लोग का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ये ऐसे हम लोग के घर के स्टोव में इतना हीट में नहीं होता है मेल्ट, ठीक है, उसको एकदम हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए रहता है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसलिए वो ऐसे ही नहीं उड़ने वाले। ठीक है, चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।
An element X is stored in kerosene and cannot be extracted from its ore using a reducing agent. X forms an ionic compound on reactions with chlorine. ठीक है, यहाँ पे बोला है stored in kerosene. अभी stored in kerosene नाम समझते ही आपको माइंड में तो एक नाम आ ही गया होगा, राइट? कौन सा वर्ड आया आपको माइंड में? यही आया होगा कि मैम ये ना सोडियम या तो पोटेशियम हो सकता है. यस, दैट इज करेक्ट, क्योंकि सोडियम या पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड इनको हमको केरोसिन में डालना पड़ता है. नहीं तो ये तो भाई एयर में भी हो सकते हैं रिएक्ट, वाटर में भी हो जाएंगे, मॉइस्चर दे दो तो भी चलेगा. तो उनको ना केरोसिन में हमको पैक करना पड़ता है, नहीं तो ये लोग तो रिएक्ट कर देते हैं. तो एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन द केरोसिन, तो एक्स कौन हो सकता है? इट इज सोडियम. आयोनिक कंपाउंड में बना रहा है, सब चीज बोली है, राइट? नेक्स्ट, कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर? नो, वी कैन नॉट स्टोर एक्स इन वाटर. अगर डाला तो फिर वो उसके साथ रिएक्ट कर लेगा. इट इज हाईली रिएक्टिव. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स, नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन एक्स फ्रॉम इट्स ओर. ठीक है, तो आपको बेसिकली पूछा है कि एक्स को अगर हमको ये करना है, एक्सट्रैक्ट करना है. हम लोग को पता है कि जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है, एक्स इज नथिंग बट सोडियम, राइट? अब सोडियम को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? अब सोडियम को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो आप मोल्टन NaCl लेंगे. मोल्टन NaCl को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे. जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे बच्चों, तो जो डंडे होते हैं यानी कैथोड और एनोड होते हैं, उसमें चीजें चलना शुरू हो जाएगी. अगर हम कैथोड की बात करें तो उसमें जो सोडियम है Na+ और यहाँ पे जो Cl- है. बच्चों यहाँ पे देखिए दो आयन्स आपको मिलेंगे. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आप कर रहे हो, राइट? तो जो मोल्टन NaCl है उसको तोड़ा जाएगा इनटू Na+ एंड Cl- आयन्स. अब मुझे ये Na+ को सोडियम बनाना है और Cl- को क्लोरीन बनाना है. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये रिएक्शंस करने पड़ेंगे, जिसमें अभी देखो Na+ है ना, Na+ को अगर मुझे Na बनाना है यानी न्यूट्रल बनाना है, तो ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है उसको अगर आप एक नेगेटिव चार्ज दे दोगे तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, राइट? क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है. तो इसको आप क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, जिससे ये बन जाएगा सोडियम. करेक्ट है. नेक्स्ट, क्लोरीन. क्लोरीन के पास ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसको आप प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते. इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो निकालने के लिए ये हो जाएगा Cl2 एंड इसमें ये जो क्लोरीन है वो निकल जाएगा. क्योंकि Cl2 गैस है तो इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे. ये 2 हो गया तो 2 माइनस करने के लिए ये 2 कर देंगे. सो दिस इज द रिएक्शन जिसमें आपको सोडियम फाइनली मिल चुका है. यहाँ पे हम देख सकते हैं सोडियम हमको मिल चुका है. So this is the way by electrolytic reduction we can extract the highly reactive metals. नहीं तो ये सब को हम लोग ऐसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन द मोल्टन फॉर्म से हम लोग पूरा का पूरा सोडियम ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द ओर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द डोम्स ऑफ मेनी बिल्डिंग इन यूरोप आर मेड अप ऑफ कॉपर. कॉपर से बहुत सारी बिल्डिंग्स ना बनी होती है यूरोप में. अब ये कॉपर से क्यों बनी है? और कॉपर पहले अलग कलर का था, पर जैसे ईयर्स पास ऑन हो रहे हैं वो ग्रीनिश कलर का बनता जा रहा है. तो व्हाई डू द डोम्स अपीयर ग्रीनिश दो कॉपर इज ऑरेंज रेड इन कलर? ऑरेंज रेड इन कलर है तो वो वही कलर का रहना चाहिए ना. कॉपर का कलर पता है ना, घर पे है वेसल, कढ़ाई है कॉपर की, तो वो कैसा रहता है? रेडिश ब्राउन कलर का रहता है. तो कॉपर का तो वो कलर है, वो ग्रीनिश कलर का कैसे हो रहा है? क्योंकि अब कॉपर धीरे धीरे करोड हो रहा है, उसके ऊपर करोजन की लेयर आ रही है. और जब कॉपर का करोजन होता है बच्चों तो ये बन जाता है कॉपर कार्बोनेट. क्या बन जाता है? कॉपर कार्बोनेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर का करोजन होता है तो क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट. एंड ये जो कॉपर कार्बोनेट है ये ग्रीनिश कलर का है. कॉपर कार्बोनेट ग्रीनिश कलर का है, जिससे ये आपको ग्रीनिश कलर का लुक देता है. इन योर ओपिनियन शुड द कॉपर डोम्स बी रिप्लेस्ड बाय आयरन डोम्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ चेंज इन कलर?
क्या हमको कॉपर डोम्स को आयरन डोम्स में कन्वर्ट करना चाहिए? द आंसर इज नो, अ बिग नो, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट, मैंने माना कि कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, दैट इज अ करोजन, पर पता है कॉपर कार्बोनेट बनने के बाद ना और करोजन नहीं होता, ये यहीं पे स्टॉप कर देता है, फर्दर करोजन नहीं होने देता है। पर आयरन का ऐसा नहीं है, आयरन करोजन तो करता ही है, वो रस्ट बना देता है और वो चलता रहता है प्रोसेस, क्योंकि आयरन इज ऑलरेडी मोर रिएक्टिव, और ये ऑक्सीजन के साथ भी कर लेगा, मॉइस्चर के साथ भी कर लेता है, पानी के साथ भी कर लेता है। तो एटलीस्ट कॉपर के साथ ऐसा हाल नहीं है, ये फर्दर करोजन तो नहीं होने देगा, पर ये आयरन तो फर्दर करोजन भी होने देगा, सब कुछ करने देगा, राइट। तो ये बैड आइडिया है। डोम्स यूज्ड टू बी मेड from thin sheets of metals. Why did the ancient architects use copper to make domes? अब कॉपर को ही क्यों यूज किया हम लोगों ने? क्योंकि कॉपर एक हाईली मैलिएबल सब्सटेंस है, हाईली मैलिएबल मेटल है, और मैलिएबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी मेटल को एकदम थिन शीट्स, एकदम सुपर थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉपर को ऐसा किया जा सकता है। अब जब भी हमको डोम्स बनाने हैं, महल बनाना है, तो उसमें कितने छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हमको थिन शीट्स लगती है, तो उसमें कॉपर यूज किया जा सकता है, इसलिए इसमें कॉपर यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता इलेक्ट्रोलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग द सेटअप, ठीक है, शी वॉज एक्सपेक्टिंग 2 गैसेस, ओके, तो 2 गैसेस कर रही थी और इसको क्या करना था, डिस्टिल्ड वाटर को तोड़ना था। तो अब तक क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है नोट डाउन कर लेते। इसने क्या किया है ना, एक पानी लिया है और वो पानी है डिस्टिल्ड वाटर, नॉट टैप वाटर। डिस्टिल्ड वाटर है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में देयर आर नो आयंस, राइट, डिस्टिल्ड वाटर में देयर आर नो आयंस। अब आयन की कमी है, करेक्ट, आयन की अगर कमी है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि अक्सर होता है ये जो वाटर है इसको हम लोग तोड़ते हैं और ये वाटर टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पर इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर है, और ये जो हाइड्रोजन है ये कैथोड में जाता है और ये जो ऑक्सीजन है ये एनोड में जाता है, पर यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज दिस इज अ डिस्टिल्ड वाटर। अब बच्चों ये डिस्टिल्ड वाटर है तो इसका हम लोग क्या इलाज कर सकते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Suddenly she realized that bulb in the circuit did not glow when she used distilled water. अब distilled water में बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसमें फ्री आयंस ही नहीं है, क्योंकि फ्री आयंस हमको चाहिए रहते हैं तब जाके ये सब चीज हो सकती है। तो फ्री आयंस हम कहाँ से लाएंगे? आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच गैस वॉज शी एक्सपेक्टिंग टू बी फॉर्म्ड एट द एनोड एंड विच गैस एट द कैथोड? तो अगर हम एनोड की बात करें तो इसमें उसको चाहिए था ऑक्सीजन गैस, कैथोड की बात करें तो इसमें चाहिए था उसको हाइड्रोजन गैस। Why did the bulb not glow when Amrita passed electricity through distilled water? क्योंकि distilled water does not have ions, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हुआ। Which substance was added by Amrita to distilled water to get the expected result? बताइए कौन सा सब्सटेंस उसने ऐड किया होगा। अब देखो मेरे पास अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो मैं तो कुछ तो डालूंगी ना जिससे आयंस जनरेट हो, तो इसमें हम लोग एक चुटकी नमक डाल सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में अगर हमने एक चुटकी नमक डाली तो Na+ उड़ने लगेंगे, Cl- आयंस उड़ने लगेंगे, जिसने पूरा का पूरा पानी ना आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो डिस्टिल्ड वाटर से अगर बल्ब नहीं जल रहा तो हम लोग चुटकी भर का नमक डाल के उसमें आयंस जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें विच सब्सटेंसेस एडेड, तो इसमें हम लोग NaCl लिख के आ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसमें जो हो रहा है दैट इज जिंक ऑक्साइड है, उसमें कार्बन डाला तो इसमें जिंक के पास ऑक्सीजन जो था वो तो रिड्यूस हो गया, और ये जो कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था तो इसमें आ गया, तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। जिंक कार्बोनेट है और इसमें जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला, इसमें हीट का साइन भी दिया गया है। दिस इज अ प्योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ऑलवेज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर।
इसका हो जाएगा एंडोथर्मिक एंड डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO एंड हीट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज अ प्योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इसमें क्योंकि हीट प्लस हीट लिखा है तो आप लोग एक्सोथर्मिक तो ऑब्वियसली लिखोगे ही, तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Next, Sarah took 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and added 2 drops of phenolphthalein. The solution turned pink in color. She added dilute H2SO4 to the above solution drop by drop until the solution in the test tube becomes colorless. 40 drops of dilute H2SO4 were used for the change in the color from pink to colorless. ठीक है, ये काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से बोला गया है पर हम लोगों को इतना दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज को समझाती हूँ। ठीक है, आप लोग टेंशन इसका मत लीजिए, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल दिया गया है, बराबर, इसमें आप लोगों को बोला गया है ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड इसमें वॉल्यूम कितना चाहिए टू न्यूट्रलाइज इट, यानी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं 20 ड्रॉप्स ना, 20 drops of H2SO4, 20 drops of acid is required to neutralize 2 ml of NaOH, that is base। हम लोग को पता है ना एसिड और बेस का कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, करेक्ट। तो एसिड इतना चाहिए टू न्यूट्रलाइज इतना बेस, ये गिवन है। समझा ये क्या गिवन है, पहले तो ये समझो ये टेबल क्या दिया गया है कि अगर आपको 30 ड्रॉप्स रिक्वायरमेंट हो रही है एसिड की तो इट इज टू न्यूट्रलाइज 3 ml ऑफ NaOH। अगर 4 ml ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज करना है तो 40 ड्रॉप्स चाहिए। इसका मतलब है कि जितना भी है इसको 0 हटा के आप लोग NaOH लिख दो, ये कंपैरिजन दिया गया है कि अगर 20 है तो 2 ml है, 30 है तो 3 ml है, 40 ड्रॉप्स है तो 4 ml है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अगर 50 ड्रॉप्स रहेगा तो 5 ml है, 60 ड्रॉप्स है तो 6 ml है, ऐसा रिएक्शन दिया है। अभी आंसर करते हैं क्वेश्चन को। इसमें पूछा है सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। इफ सारा यूज्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसने अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया होता, क्योंकि अभी तक उसने डाइल्यूट HCl यूज किया है, देखो यहाँ पर डाइल्यूट HCl लिखा है, डाइल्यूट, पर अगर क्वेश्चन में बोला अगर उसने कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया होता तो क्या ड्रॉप्स में कुछ डिफरेंस आता? ऑब्वियसली आता, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेटेड अगर यूज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड अगर यूज हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेटेड में ज्यादा आपको H प्लस आयन्स रिलीज होंगे, मोर H प्लस आयन्स रिलीज, मोर H प्लस आयन्स रिलीज। इसलिए क्या होगा, जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स है वो कम आपको चाहिए रहेंगे, थोड़ा सा ड्रॉप डालोगे ना तो भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। सो इट विल रिक्वायर लेस देन 40, बिकॉज अगर उसको अभी 40 लग रहा है तो उसको लेस देन 40 चाहिए रहेगा अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूज करेंगे तो, समझ रहे हैं। सारा measured 20 drops of dilute H2SO4 and found its volume to be 1 ml। ठीक है, if Sarah observed a change in the color of NaOH solution by using 3 ml of H2SO4, 3 ml को अगर करना है तो कितना ml NaOH उसको लगेगा? अब बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी एक कंपैरिजन दिया गया है, ध्यान से देखिए। उसने बोला है 20 ड्रॉप्स के लिए मुझे 1 ml लगा, ठीक है। इसमें ऑलरेडी आपको 3 ml पूछा गया है, तो अगर मुझे 3 ml चाहिए तो 3 ml में कितने ड्रॉप्स होंगे? 3 ml में कितने ड्रॉप्स होंगे? इंटू 3 करना है, दैट्स इट। तो 20 इंटू 3 इज हाउ मेनी ड्रॉप्स? 60 ड्रॉप्स, यानी आपको 60 ड्रॉप्स ऑफ एसिड लग रहे हैं। H2SO4 कितने लग रहे हैं? 60 ड्रॉप्स लग रहे हैं। अब आपको बोला है हाउ मेनी ml ऑफ NaOH चाहिए आपको। अब जैसे कि मैंने आपको बोला अगर 10 ड्रॉप्स है तो 1 ml, 20 ड्रॉप्स है तो 2 ml, तो वैसे ही अगर आपको 60 ड्रॉप्स चाहिए तो कितने ml? 6 ml। इसका आंसर क्या रहेगा? 6 ml ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा टेक्स, यस, तो यही सेम चीज है, ज्यादातर की आपको कुछ करना नहीं है इतना,
चेंज कलर क्यों दिखा रहा है, फिनोल्फ्थलीन का कलर क्यों दिखा रहा है, यही सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट चेंज इन द कलर। तो इसमें पिंक कलर इसलिए दिखाएगा जब भी कोई बेस में हम लोग फिनोल्फ्थलीन डालते हैं बच्चों, जब भी हम फिनोल्फ्थलीन बेस में डालते हैं। अगर एसिड में डाला तो नो चेंज, अगर बेस में डाला तो ये बन जाएगा पिंक कलर, एसिड में डाला तो नो चेंज, बेस में डाला तो पिंक कलर, ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब ये पूरे जो सारा ने जो भी किया उसने, उसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, H2SO4 है और NaOH है, करेक्ट। H2SO4 और NaOH को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई। चलिए इसका रिएक्शन लिखते हैं, H2SO4 प्लस NaOH, क्या होगा इसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। Na जो है वो SO4 को लेके जाएगा तो Na2SO4 एंड बचा कौन, वाटर। अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट और पानी हमको मिल रहा है, सो दिस इज क्लियर कट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरी चीज इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो न्यूट्रलाइजेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है। अब देख लेते हैं क्या ये प्रेसिपिटेशन भी है, क्या ये प्रेसिपिटेशन भी है, नहीं, बिकॉज Na2SO4 जो है इट इज अ सल्यूबल सब्सटेंस, इट इज अ सल्यूबल सब्सटेंस, ये कोई पीपीटी फॉर्म नहीं करता, इसलिए प्रेसिपिटेशन नहीं है। क्योंकि सल्यूबल है तो यार काहे का पीपीटी, पीपीटी किसको कहते हैं, जो सल्यूबल ना हो, जो इनसल्यूबल हो। तो इसका आंसर क्या है, न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hydrocarbon with the formula CXHY undergoes complete combustion as shown in the figure। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को आइडेंटिफाई करना है ये और ये क्या रहेगा। ये कैसे कर सकते हैं, हम लोग को बैलेंस करना है। देखो अब इसमें आप लोगों को कार्बन का नंबर देख लो पहले तो। अभी इसमें राइट हैंड साइड में कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, तो इसमें कितना होना चाहिए, इसमें भी 6 करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, x को 3 कर सकती हूँ, तो x इज इक्वल टू 3, राइट। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 12 है, राइट। तो 12 करने के लिए मुझे इधर 6 लगाना पड़ेगा, तब जाके 12 हो जाएंगे। तो x इज 3 एंड y इज 6। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द केमिकल यानी IUPAC नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हमको क्या मिला है, C3 C3H6 मिला है, राइट। तो इसका हमको आयुपैक नेम बोलना है। इट इज व्हाट, इट इज प्रोपीन। क्यों प्रोपीन बोला मैंने, बिकॉज ये CnH2n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये Cn ये H2n, तो दिस इज अ प्रोपीन। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो जितने कार्बन है वो बना लो आप, 3 कार्बन है, राइट। तो 3 कार्बन हमने बना लिए। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले तो बना लेना है, क्योंकि प्रोपीन बनाना है, तो प्रोपीन के लिए आपको पहले तो डबल बॉन्ड बना लेना है, फिर ये दोनों में सिंगल सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद में जितना भी बचता है उसको आप डॉट डाल दो, राइट। इसमें यस डॉट बच गया, जितना भी उसमें डाल दो। अब हाइड्रोजन डालो, इसमें हाइड्रोजन डालने के लिए एक्स यूज करेंगे। तो ये देखो, ये हमेशा ना चेक करते रहना, 4 वैलेंसी है ना उसकी, तो 4 हो गए फुलफिल, यस 4 हो गए। इसमें तो ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, और इसमें और होंगे। हो गया हमारा, बन गया हमारा प्रोपीन। करेक्ट, देख लीजिए, कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट बोला है नेम द अल्कोहल विच ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। अब इसमें बोला इसी का अल्कोहल बनाओ, इजी है, बहुत इजी है, पूरा रिएक्शन याद करने का जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ प्रोपीन का अल्कोहल बनाना है। अब क्योंकि ये प्रोपीन 3 कार्बन वाला है तो इसका जो अल्कोहल बनेगा वो भी 3 कार्बन वाला बनेगा, तो इसका अल्कोहल क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, राइट, प्रोपेनॉल, जैसे कि इथेनॉल वैसे ही प्रोपेनॉल, जैसे कि मीथेनॉल, तो जितना कार्बन है उस तरीके का आप अल्कोहल बना लेंगे 3 कार्बन वाला यानी प्रोपेनॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन विद द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बहुत ही इजी रिएक्शन है, इसमें हम लोग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, यानी वी हैव टू रिएक्ट प्रोपीन, प्रोपीन यानी क्या होता है, प्रोपीन, प्रोपीन यानी एल्कीन है, वो एल्कीन का फॉर्मूला C3H6, क्योंकि CnH2n वाला फॉर्मूला करना है, उसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, क्या बनेगा, हमें इसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है बच्चों, तो यानी अल्केन बनाना है, प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन के लिए कितना होगा, +2 हो जाएगा, यानी CnH2n +2 हो जाएगा, राइट, यही था, और इसमें बीच में हम लोग निकल डाल देंगे। सो दिस इज अ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जिसमें हमने प्रोपीन को प्रोपेन में कन्वर्ट किया, प्रोपीन को हमने प्रोपेन में कन्वर्ट किया। बैलेंस बोला था, बैलेंस ऑलरेडी है, इसमें 3 कार्बन 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ P एंड Q आर गिवन बिलो। यहां पर देखिए ऑलरेडी गिवन है, आयोनिक कंपाउंड है ये दोनों के दोनों, बिकॉज हम लोग को शेल देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये P एटम है और ये Q एटम है, इसमें हम लोग फर्स्ट शेल में देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो चलिए दोनों का ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं यहीं पे। दिस इज 2, हाउ मच, ये 4 हुए, ये 5 और 6, यानी दिस इज 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या है, ये 2,8,1, क्योंकि लास्ट में सिर्फ एक ही घूम रहा है, ये 2,8,1 है, ये 2,6 है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग पहचान सकते हैं कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, पहचान सकते हो, ये जो है दिस इज अ मेटल, बिकॉज मेटल की जो वैलेंसी होती है इट इज 1, 2 एंड 3 मैक्सिमम, फिर नॉन मेटल की 5, 6 एंड 7, ये सारी वैलेंसी, तो इसकी कितनी है वैलेंसी, इसकी तो एक ही है, तो ये तो मेटल है। ये 6 है वैलेंसी इसकी, नहीं, इसकी जो वैलेंसी है इट इज 2, बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, 7, 5, ये सब जब आते हैं इतने बड़े बड़े नंबर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी जो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये सब होता है नॉन मेटल में। तो दिस इज अ नॉन मेटल, और जब भी हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लोग पहले नॉन मेटल और फिर मेटल लिखते हैं, अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे, इफ P and Q combine to form a compound, what type of bond is there between them? This is what, which bond? Ionic bond, ionic bond। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, the compound so formed is discovered in water, okay, dissolved in water, dissolved in water है, is the resultant solution acidic और basic in nature, justify। अब यहाँ पे आपको ओके सॉरी, पहले तो ऑप्शन बी देख लेते हैं, गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। अगर मैं ये दोनों को रिएक्ट करवाऊं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, राइट, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मेटल कौन है, मेटल ये वाला था, राइट, इसको अगर हम लोग करें तो इसका जो वैलेंसी 8 is 1 एंड इसका जो वैलेंसी 8 is 2, और ये मेटल है तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे, राइट, बिकॉज दिस इज अ मेटल, एंड फिर नॉन मेटल आएगा दैट इज P, एंड क्योंकि P का वैलेंसी 2 है तो यहां पर मैं 2 लगाऊंगी, दैट इज Q को मैं 2 लगाऊंगी क्योंकि क्रिस क्रॉस होता है, तो Q2P विल बी द केमिकल फॉर्मूला। द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है,
Q2P को हम बोल रहे हैं ये पानी में डिसॉल्व हो सकता है, इज द रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो मुझे रिएक्शन दिख रहा है जिस तरीके से, ये जो दिख रहा है दिस इज नथिंग बट ऑक्सीजन, क्योंकि 2,6 जो होता है ये ऑक्सीजन का होता है और 2,8,1 जो होता है इट इज ऑफ सोडियम। सो ये तो फिक्स है, ये सोडियम है और ये ऑक्सीजन है। और अगर हम ये दोनों को रिएक्ट करवाए तो मुझे क्या मिलेगा, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। सोडियम इज अ मेटल और मेटालिक ऑक्साइड्स मैंने जस्ट आपको लिखवाया था, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये क्या होगा, बेसिक होगा कि एसिडिक होगा, ये होगा बेसिक इन नेचर, बिकॉज जस्टिफाई करने में क्या लिखेंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Q एंड इथेनॉल। Q क्या था, Q था ऑक्सीजन के सोडियम, इट वाज सोडियम राइट। तो हमको क्या करना है, बेसिकली सोडियम को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है चलिए लिखते हैं, इथेनॉल को हमें रिएक्ट करवाना है विथ सोडियम। तो इथेनॉल यानी C2H5OH, इसको रिएक्ट करवा दिया सोडियम के साथ, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा भाई, इसमें ये इधर चला जाएगा राइट। तो ये हो जाएगा C2H5NaONa और हाइड्रोजन गैस ऐसे अलग से निकल गया। अब क्योंकि आपको रिएक्शन में बोलना नहीं है कि जो Q है इट इज सोडियम, हमको अभी भी Q यूज करना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, C2H5OQ। समझ में आया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा C2H5OQ। What will be formula of the compound formed when P undergoes bonding with carbon? P कौन था, it is oxygen right। P को अगर मैंने कार्बन के साथ किया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन तो ऐसा का ऐसा रहेगा, और जो P है, P कौन है, P इज ऑक्सीजन, तो CP2। क्योंकि अगर हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड है तो CP2। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला CXHY, ये सेम चीज है ठीक है, सेम, सब सारे क्वेश्चन सेम है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन फाइनली। ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इट कंबाइंस विद कैल्शियम टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, और कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, क्लियर है। पर इसमें क्या हमें समझना है कि जो कार्बन है ये एक नॉन मेटल है राइट, तो कार्बन का जो ऑक्साइड बनेगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, बिकॉज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एंड ये जो कैल्शियम है ये मेटल है, तो मेटालिक ऑक्साइड्स विल बी बेसिक इन नेचर। तो इसका जो ऑक्साइड बन रहा है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेसिक है, और इसका जो बन रहा है इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, तो ये दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें आयोनिक बॉन्ड रहेगा, बिकॉज एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कैल्शियम मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसका आंसर रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, इसका लिखोगे आयोनिक बॉन्ड राइट। नेक्स्ट, which of the above compounds will be a good conductor of electricity in molten state। good conductor कौन रहता है यार, ionic compounds राइट, good conductor रहते हैं, तो ionic compound कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका आंसर रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड। कॉमेंट ऑन द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम, ये तो पाउडर फॉर्म में मिलता है, तो ये तो अपना सॉलिड फॉर्म में रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अपना गैस फॉर्म में रहेगा राइट। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की वैलेंसी कहीं पे भी हो भाई उसका एक ही वैलेंसी रहता है दैट इज 4।
राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का वैलेंसी जो रहेगा दैट विल बी 4 एंड here we complete the section B that is chemistry। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन एंड होता है बच्चों। I hope you all enjoyed। Thank you so much everyone for being a great audience as always। एंड सेशंस बहुत सारे ऑलरेडी हो रहे हैं, आप लोगों को आना है सारे लाइव सेशंस में। अभी भी देरी नहीं है क्योंकि अभी भी कुछ चैप्टर्स बाकी है। वैसे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, आप बोलो वो सब कुछ करवा दिया है। ठीक है, इतने इतने 100 क्वेश्चंस मैंने करवाती हूँ मैं ऑन अ डेली बेसिस, और डेली लाइव सेशंस होते हैं। तो आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोग न्यू हो चैनल पे और अगर आप लग रहे हो कि मैं रेस से पीछे रह गया हूँ, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, कृषि मैम इज देयर फॉर यू। यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट ईच एंड एवरी डे एंड अटेंड द लाइव सेशंस। ओके, सो सी यू ऑल इन द लाइव सेशंस। दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से थम्स अप दिखा देना और लाइक कर देना एंड शेयर कर देना ये अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय।